नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मथुरा के दौरे पर रहेंगे। पीएम मथुरा में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम संत मीराबाई जन्मोत्सव में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री संत मीराबाई के सम्मान में एक स्मारक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। इसके अलावा वो इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम संत मीराबाई की स्मृति में पूरे साल चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत का प्रतीक भी होगा। ब्रज में मीराबाई का 525वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। 14 नवंबर से आयोजित ब्रज महोत्सव में 3 दिन 23 से 25 नवंबर तक महान संत मीराबाई को समर्पित है। आज सांसद मथुरा हेमा मालिनी द्वारा मीराबाई नृत्य नाटिका का मंचन होगा। तो 24 नवंबर को सुमित्रा गुहा और 25 नवंबर को कविता कृष्णमूर्ति समेत अनेक राष्ट्रीय स्तर के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। प्रदेश में आज शाम 6 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। राज्य की कुल 200 सीटों में से 199 सीटों पर मतदान होगा। मतों की गिनती का काम 3 दिसंबर को होगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस, भाजपा समेत अन्य पार्टियों के कद्दावर नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैराथन चुनावी सभाएं करके भाजपा के लिए जन समर्थन जुटा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देवगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने डूंगरपुर और भीलवाड़ा में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह भी राजस्थान में खूब चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह आज 2 जगहों पर रोड शो करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पहला रोड शो चित्तौड़गढ़ और दूसरा नाथद्वारा में होगा। इसके साथ ही श्रीनाथ जी मंदिर में वे दर्शन और पूजन भी करेंगे। इससे पहले अमित शाह सुबह 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जयपुर के झोटवाड़ा में रोड शो और मालाखेड़ा में जनसभा करने का कार्यक्रम है। बीजेपी से वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम माथुर, मनोज तिवारी, संजीव पालियान, एकनाथ शिंदे और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, राजेंद्र राठौर समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता आज पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं और रोड शो करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के अलग अलग इलाकों में 4 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का अजमेर, मसूदा और झालावाड़ में जनसभाएं करने का कार्यक्रम है। वहीं बसपा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी, सीपीआईएम सहित अन्य दलों के शीर्ष नेता भी चुनाव प्रचार के लिए विभिन्न स्थानों पर जाएंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भी सभी दलों ने प्रचार में पूरा दम लगा दिया है। भाजपा, कांग्रेस और बीआरएस समेत तमाम दलों के बड़े नेता मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 30 नवंबर को कराया जाएगा। इसलिए अब प्रचार के लिए लगभग 1 सप्ताह का समय बाकी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज निजामाबाद और सांगारेड्डी में जनसभा करेंगे। वहीं कांग्रेस और बीआरएस के नेता भी कई चुनावी रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पश्चिम एशिया का स्थिति से संबंधित G20 में बनी सहमतियों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने इससे संबंधित 7 बिंदु बताए जिन पर G20 में सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 ट्रोइका के 3 देशों की साझा प्रतिबद्धताओं के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि इनमें खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा के अलावा सतत विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे विषय शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ के देशों के साथ सहयोग और वित्तीय सहायता ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराए जाने की बात कही।
प्रधानमंत्री ने ग्लोबल इकोनॉमी और गवर्नेंस को असरदार बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वर्चुअल G20 सम्मेलन को महत्वपूर्ण बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के बाद यह वैश्विक नेताओं की पहली बैठक है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि इस बैठक में क्लाइमेट फाइनेंस के मुद्दे को सभी देशों द्वारा उठाया गया। उन्होंने कहा कि सभी सदस्य देशों ने इस मुद्दे पर आगामी COP28 की बैठक में भी चर्चा करने पर सहमति जताई। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र पर बनी सहमति पर ब्राजील काम करेगा। अपनी केन्या यात्रा के दौरान विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने नैरोबी में भारत केन्या बिजनेस फोरम को संबोधित किया। उन्होंने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत केन्या बिजनेस काउंसिल लॉन्च करते हुए खुशी जताई। इसके साथ ही विदेश राज्य मंत्री ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूर्वी अफ्रीका में भारतीय सैनिकों की भूमिका को याद करने के लिए नैरोबी में म्यूजियम ऑफ केन्या में एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने का अभियान अंतिम दौर में है। संभावना जताई जा रही है कि आज श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाला जा सकता है। ड्रिलिंग के दौरान गर्डर और आयरन रॉड से आई बाधा पार हो गई है। एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम विशेषज्ञों के साथ टनल में फंसे हैवी आयरन, स्टील रॉड व गर्डर को रात भर काटती रही। सुबह 5 बजे इसमें सफलता मिली। इस दौरान कैमरे की मदद से मलबे को देखने के अलावा लगातार श्रमिकों से भी बात की जा रही है। अब आगे की प्रक्रिया के लिए फिर से टनल में ऑगर मशीन को अंदर ले जाया जाएगा ताकि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग फिर से शुरू हो सके। अभी टनल में श्रमिकों तक पहुंचने के लिए 800 mm के 10 से 12 मीटर तक पाइप ले जाने की जरूरत है। इसके लिए 6 मीटर के 2 पाइप ड्रिलिंग कर सुरंग में डाले जाएंगे ताकि श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाला जा सके। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में फंसे श्रमिकों की चिकित्सा जांच और देखभाल के लिए चिन्याली सौड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 41 बेड का अस्पताल तैयार किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI देश भर में सभी 29 निर्माणाधीन सुरंगों में सुरक्षा की लेखा परीक्षा करेगा। मंत्रालय ने बताया कि NHAI के अधिकारी और दिल्ली मेट्रो रेल निगम के विशेषज्ञों का एक दल सुरंग विशेषज्ञों के साथ निर्माणाधीन सुरंगों का निरीक्षण करेगा और 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा। सुरंगों के डिजाइन और सुरक्षा पहलुओं के बारे में NHAI और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच एक समझौता भी हुआ है। भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए ई-वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। नई दिल्ली ने सितंबर में वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया था। इससे पहले भारत ने पिछले महीने कुछ श्रेणियों में वीजा सेवाएं बहाल की थीं, जिनमें प्रवेश वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा और कॉन्फ्रेंस वीजा शामिल हैं। आर्मी मेडिकल कोर ऑफिसर कर्नल BS सुनीता दिल्ली में सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर की दिल्ली कैंट में कमांडिंग ऑफिसर की भूमिका संभालने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा अभी भी जहरीली है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज भी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। तमिलनाडु में बीती रात थुथुकुडी शहर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हुई। वहीं कोयम्बटूर में भारी बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिनों में तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। कन्याकुमारी में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। ग्रामीण विकास मंत्रालय 24 नवंबर को नई दिल्ली में पूर्वोत्तर राज्यों में भूमि प्रशासन की प्रगति की समीक्षा के लिए एक सम्मेलन आयोजित करेगा। सम्मेलन की अध्यक्षता भूमि संसाधन विभाग के सचिव अजय तिर्की करेंगे। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सम्मेलन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP उत्तर पूर्वी राज्यों और स्वायत्त हिल्स जिला परिषदों की अन्य पहलों की समीक्षा पर केंद्रित होगा। भारतीय नौसेना जहाज सुमेधा बीते मंगलवार को मोजाम्बिक के मापुटो पहुंचा। आज से 3 दिनों तक व्यावसायिक परस्पर बातचीत, क्रॉस डेक दौरे, योजना निर्माण सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस पोर्ट कॉल का लक्ष्य लंबे समय से चले आ रहे राजनयिक संबंधों को सुदृढ़ बनाना, समुद्री सहयोग को मजबूत करना और दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर पारस्परिकता को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश के इटावा में सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने कहा कि वह 1666 करोड़ रुपए से अधिक की कर मांग को चुनौती देगी। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय सेना ने देश में विमानन रखरखाव एवं मरम्मत MRO के लिए 2 केंद्रों की स्थापना की है, जहां पर उसकी 50 से 60 गतिविधियों को अंजाम देने की योजना है। सेना की सैन्य विमानन इकाई के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सूरी ने आयोजित एरो MRO सम्मेलन में कहा कि पिछले 10 वर्षों में MRO गतिविधियों से जुड़े पक्षों की संख्या बढ़ने से हालात बदले हैं। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज ने कहा कि उसके मंच पर डीमैट खातों की संख्या 10 करोड़ से अधिक हो गई है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ने 1999 में परिचालन शुरू किया और इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिभूतियों को रखने, लेन देन करने तथा शेयर बाजारों पर सौदों के निपटान की सुविधा दी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यूरोपीय संघ और 4 देशों के समूह EFTA के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौतों को अंतिम रूप दे पाना मुमकिन है, लेकिन इन समूहों को भारत की चिंताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने CII के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यूरोपीय संघ EU और EFTA के सदस्य देशों को इन दोनों समूहों के बीच की बेहद महत्वपूर्ण एवं अहम भिन्नताओं को ध्यान में रखने की जरूरत है। यात्रा एजेंसियों और होटल परिचालकों ने पूर्वोत्तर के प्रमुख गंतव्यों के लिए घरेलू हवाई किराया थाईलैंड के हवाई किराए की तुलना में महंगा होने पर खेद जताया है। उन्होंने इस मामले में सरकार से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। यात्रा एजेंटों का दावा है कि 1 दिसंबर को दिल्ली से बैंकॉक का हवाई किराया एक तरफा 11,470 रुपए है, जबकि दिल्ली से शिलोंग का हवाई किराया लगभग 14,974 रुपए है। डिजिटल मीडिया पर प्रसारित विज्ञापनों को लेकर शिकायतें बढ़ी हैं। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल सितंबर के दौरान डिजिटल मीडिया पर आपत्तिजनक विज्ञापनों की हिस्सेदारी सर्वाधिक रही। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने कहा कि उसने चालू वित्त वर्ष की पहली 6 मई के दौरान 3,501 विज्ञापनों की जांच की है और शिकायतों की संख्या 4,491 रही।
प्रमुख शेयर बाजार बीएसई और एनएसई ने कुछ सूचीबद्धता नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर अडानी ग्रीन एनर्जी पर कुल 11.22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने कहा कि आरबीआई द्वारा नियमों को कड़ा किए जाने से बैंक के असुरक्षित माने जाने वाले कर्ज देने के मामलों में कमी आएगी। दिनेश कुमार खारा ने कहा कि उच्च जोखिम भार के कारण दिसंबर तिमाही में शुद्ध ब्याज मार्जिन पर 0.02% से 0.03% का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सही तस्वीर अगली तिमाही में उभरेगी। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पारंपरिक मछुआरों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वालों के रूप में बदलने को लेकर पूर्ण समर्थन उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री ने कहा कि यह समर्थन केंद्र की योजनाओं अर्थात नीली क्रांति और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से बढ़ाया जाएगा। अर्थव्यवस्था की तीव्र वृद्धि के कारण देश में बिजली की मांग अभूतपूर्व दर से बढ़ी है। इस पर बल देते हुए केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयला आधारित थर्मल क्षमता में वृद्धि करनी होगी। मंत्री आर.के. सिंह ने आगे कहा कि देश में 27 गीगावाट कोयला आधारित थर्मल क्षमता निर्माणाधीन है। अब करीब 55 से 60 गीगावाट थर्मल क्षमता पर काम शुरू किया जाएगा। जैसे जैसे मांग बढ़ती रहेगी, हम इस क्षमता को बढ़ाते रहेंगे। अमेरिका और कनाडा को जोड़ने वाले एक ब्रिज पर कार में विस्फोट होने से 2 लोगों की मौत हो गई। यह विस्फोट रेनबो ब्रिज के अमेरिकी हिस्से में हुआ, जो नियाग्रा नदी पर बना है। विस्फोट के बाद रेनबो ब्रिज को बंद करना पड़ा और इस घटना के बाद एहतियात के तौर पर पश्चिमी न्यूयॉर्क और ओंटारियो के बीच 3 अन्य ब्रिज को तुरंत बंद कर दिया गया। सुरक्षा अधिकारियों ने बफेलो नियाग्रा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी कारों की जांच शुरू कर दी और यात्रियों से जांच में सहयोग करने की अपील की गई है। एफबीआई आतंकवादी हमले के एंगल से मामले की जांच कर रही है। बॉर्डर क्रॉसिंग पर सीमा शुल्क स्टेशन से टकराने के बाद वाहन में विस्फोट हो गया। ओपन एआई के सीईओ पद पर सैम अल्टमैन की वापसी हो गई है। पिछले 4-5 दिन तक चले उथल-पुथल के बाद सैम अल्टमैन की वापसी हुई। इस बीच कई स्टाफ रिसर्चर ने निदेशक मंडल को एक शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज की चेतावनी देते हुए एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि इससे मानवता को खतरा हो सकता है। सैम अल्टमैन की वापसी से पहले 700 कर्मचारियों ने बोर्ड को खत लिखकर चेताया कि वे अल्टमैन को वापस लाएं, नहीं तो वे भी कंपनी छोड़ देंगे। इजराइल और हमास के बीच 4 दिन का संघर्ष विराम आज से शुरू होने की संभावना है। संघर्ष विराम शुरू होने के समय की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। मिस्र के सुरक्षा सूत्रों के अनुसार मध्यस्थ आज स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 बजे से संघर्ष विराम चाह रहे हैं। इस बीच इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बताया कि संघर्ष विराम के दौरान बंधकों को रिहा करने का काम शुक्रवार से पहले शुरू नहीं होगा। इजराइल के सार्वजनिक प्रसारणकर्ता ने इजरायली अधिकारी के हवाले से बताया कि बंधकों को छोड़ने पर हो रही देरी का कारण हमास और मध्यस्थ कतर के बीच समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होना है। फार्मासिस्ट होने का दावा करने वाले मादक पदार्थ के एक तस्कर को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक भारतीय मूल के छात्र की मौत के बाद 4.5 साल जेल की सजा सुनाई गई। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ने भारत के 100 मेधावी विद्यार्थियों को ब्रिटेन में पढ़ाई करने का अवसर प्रदान करने के लिए एक नई छात्रवृत्ति और स्कूली विद्यार्थियों के लिए देश में पहले समर स्कूल की घोषणा की। ब्रिटेन के प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक यूसीएल ने कहा कि उसकी नई इंडिया एक्सीलेंस स्कॉलरशिप बेहतरीन अकादमिक रिकॉर्ड रखने वाले भारतीय छात्रों को संस्थान में पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिग्री की पढ़ाई करने में मदद करेगी। पाक सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और 28 अन्य की कथित संलिप्तता का हवाला देते हुए उनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की सिफारिश की ताकि वे देश से बाहर ना जा सके।
पाकिस्तान के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बलूचिस्तान प्रांत से 55 छात्रों के लापता होने से संबंधित मामले में कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवार उल हक काकड़ को 29 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। चीन त्रिपक्षीय सहयोग के गहन विकास को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण कोरिया और जापान के साथ काम करने को उत्सुक है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि त्रिपक्षीय सहयोग तीनों पक्षों के हित में है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की घोषणा की है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण राजधानी दिल्ली में अगले महीने 10 से 17 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1350 से अधिक प्रतिभागी 7 विभिन्न खेलों में अपनी चुनौती पेश करेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स देश में पैरा स्पोर्ट्स को बेहतर बनाने और पैरा एथलीटों की पहचान करने के साथ उनकी सहायता करने में एक गेम चेंजर साबित होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत आज से हो रही है। सीरीज का पहला मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया के पास विश्व कप में मिली हार का दर्द कम करने का मौका होगा। सूर्य कुमार पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। भारतीय टीम ने इस सीरीज में सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया है। ऐसे में युवा खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का अच्छा मौका है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी सीरीज के लिए कई खिलाड़ियों को आराम दिया है। हालांकि ट्रेविस हेड और ग्लेन मैक्सवेल जैसे अनुभवी खिलाड़ी इस सीरीज में टीम का हिस्सा होंगे। चाइना मास्टर्स में आज सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष युगल स्पर्धा के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कोर्ट पर उतरेगी। अंतिम 16 में सात्विक और चिराग की जोड़ी को सामना जापान की अकीरा कोगा और ताइची साइतो की जोड़ी से होगा। वहीं चाइना मास्टर्स के पुरुष एकल के अंतिम 16 के मैच में भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणॉय डेनमार्क के मैग्रेस जोहानसन के खिलाफ उतरेंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के लक्ष्य सेन को हार का सामना करना पड़ा। लक्ष्य को चीन के 7वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी शी यू ने 21-19, 21-18 से मात दी। ISSF विश्व कप फाइनल में बुधवार का दिन भारतीय निशानेबाजों के लिए निराशा भरा रहा। भारतीय निशानेबाज एक भी पदक नहीं जीत सके। राइफल वर्ग में हृदय हजारिका और इलावेनिल वालारिवान अपने अपने वर्ग में 7वें स्थान पर रहे। थाईलैंड में चल रही पैरा एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजों ने प्रतियोगिता में 9 पदक हासिल किए, जिसमें 4 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 1 कांस्य पदक रहा। पेरिस में आयोजित हो रहे 2024 ओलंपिक के लिए लगभग 4 लाख टिकट इस महीने के अंत में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। पेरिस ओलंपिक के आयोजकों की माने तो ग्रीष्मकालीन खेलों की 7.2 मिलियन टिकटों की बिक्री हो चुकी है। नए जारी किए गए टिकटों में से 1/3 टिकट 50 यूरो से कम के होंगे। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म डंकी का पहला गाना लुटपुट गया रिलीज कर दिया गया है। शाहरुख खान की फिल्म जवान OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल की आने वाली फिल्म सैम बहादुर का नया गाना बंदा रिलीज कर दिया गया है।
साउथ एक्टर सूर्या जल्द फिल्म कांगुआ में नजर आएंगे। फिल्म 3D और IMAX फॉर्मेट के साथ 38 भाषाओं में रिलीज होगी। टाइगर 3 ने दुनिया भर में 10 दिनों में 400.50 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। वहीं भारत में इसका टोटल कलेक्शन 244.80 करोड़ रुपए हो गया है। किरण राव निर्देशित लापता लेडीज 1 मार्च 2024 को रिलीज होगी। 2011 में धोबी घाट के साथ किरण राव ने बॉलीवुड में निर्देशन की शुरुआत की थी। साउथ सुपरस्टार रामचरण की फिल्म गेम चेंजर की शूटिंग 23 नवंबर को मैसूर में शुरू होगी। फिल्म में कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका निभा रही हैं। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।